नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहे। चाहे आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या फिर कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयनों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो है वो किसको दिया गया है, और ये दिया गया है हर्ट लैम्प, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसके लिए। तो अभी का जो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता गया है वो भानु मुश्ताक के द्वारा जो है वो जीता गया है। ये भानु मुश्ताक का नाम आपने ध्यान रखना है। अब इनको जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है, तो थोड़ा सा हम डिटेल से यहाँ से जानते हैं। 2025 का ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर्ट लैम्प एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसको जो है वो दिया गया है और भानु मुश्ताक के द्वारा ये लिखी गई है। इसको ट्रांसलेट किया गया है कनाडा से, जो कन्नड़ा भाषा है उससे ट्रांसलेट किया गया है दीपा बास्ती के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। अब जो भी प्राइज मनी होती है ना, वो दोनों के बीच में बांटी जाती है, ट्रांसलेटर के बीच में भी और ओरिजिनल जो राइटर है उसके बीच में भी जो है वो बांटी जाती है। ये बात भी पता होनी चाहिए। और ये बोलते हैं ये जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये 12 जो छोटी छोटी कहानी है उनकी कलेक्शन है, और फर्स्ट ये कन्नड़ा भाषा की ऐसी लैंग्वेज बुक है जिसको ये अवार्ड जो है वो मिला है। और दूसरा ध्यान रखना है कि ये दीपा बास्ती का नाम हम पढ़ रहे हैं, ये पहली इंडियन ट्रांसलेटर बनी है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला है। अब इंडिया में किसी भी किताब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है तो हमारे पास वो क्वेश्चन जो है वो स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो एग्जाम में पूछा जाए, और 100% श्योरिटी के साथ किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखें कि जो इंडियन विनर इससे पहले भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रह चुके हैं उसमें गीतांजलि श्री का नाम आता है। गीतांजलि श्री को जो है वो 2022 में जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो था वो मिला था। 2022 में इनको टॉम्ब ऑफ सैंड कर इनकी किताब है जिसके लिए इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो था वो मिला था। और इनकी जो किताब थी, नोवेल जो इनका था, इसको ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। ये फर्स्ट हिंदी वर्क है जिसको जो था वो इस तरह का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो था वो मिला था। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री का नाम भी, और अभी जो दिया गया है भानु मुश्ताक का, उनका नाम भी ध्यान रखना है, और दीपा बास्ती का नाम भी ध्यान रखना है जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है हर्ट लैम्प को। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर जो है वो आए। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है और ये भी 100% श्योरिटी के साथ किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसको भी मिस मत करना। बोलते हैं, रिसेंटली इंडिया बिकम वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इकॉनमी। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो बना है। 4th लार्जेस्ट इकॉनमी जो है ये भारत की जो है वो बना है, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बना है। अब इससे पहले इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हुआ करता था। अभी इंडिया ने जापान को सरपास किया है और 4th नंबर पर जो है वो आ गया है। हम थोड़ा सा डिटेल से जो है वो देखते हैं कि क्या पूरा सिनेरियो जो है वो हुआ है। IMF की एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई, जिससे 2025 अप्रैल तक का डाटा हमारे पास सामने आया, और पता चलता है कि इंडिया की जो नॉमिनल GDP है उसको प्रोजेक्ट किया गया है $4.19 ट्रिलियन, और इंडिया ने जो है वो जापान को सरपास कर लिया है। जापान की जो नॉमिनल GDP है वो है 4.18 ट्रिलियन। तो इंडिया की थोड़ी सी ज़्यादा है और इंडिया 4थे स्थान पर जो है वो पहुँच गया है। दूसरी बात ध्यान रखें कि हमारे पास जो टॉप की 5 कंट्रीज आती हैं उसमें कौन कौन आता है। टॉप की 5 कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पर तो USA ही आ जाता है, दूसरे नंबर पर चाइना आ जाता है, तीसरे नंबर पर जर्मनी आ जाता है, और चौथे नंबर पर अब अपना देश भारत महान जो है वो आता है, और 5वें नंबर पर जो है वो जापान जो है वो आता है। तो ये 5 कंट्रीज आपने ध्यान रखनी है। जो टॉप की 5 कंट्रीज है, इंडिया की जो इकॉनमी है वो $4.1 ट्रिलियन है और जापान की 4.18 ट्रिलियन है। IMF का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डाटा जो है वो सारी बातें कहता है। ठीक है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कही जा रही, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है। अभी अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज अपडेटेड इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथ एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिपोर्ट 2023-24। अभी ये डाटा हमारे पास सामने आया है और ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये तीनों ही क्वेश्चन स्टार लाइनर हैं और मैं ही गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब मैं इस पोस्ट को शेयर भी करूंगा कि देखो ये क्वेश्चन पूछे गए।
अब बोलते हैं कि इंडिया की जो अपडेटेड कोस्ट लाइन लेंथ है वो कितनी है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी एक ऑफिशियल डाटा हमारे पास है। तो इंडिया की जो अपडेटेड कोस्ट लाइन है वो है 11,099 किलोमीटर, 11,099 किलोमीटर ये आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जो है वो ज़रूरत है, थोड़ा सा डेप्थ से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 2023-24 का ये डाटा है। बोलते हैं इंडिया की जो अपडेटेड कोस्ट लाइन है वो 11,099 किलोमीटर है। पहले ये 7,516.6 किलोमीटर हुआ करती थी। यही हम एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते आए हैं, परंतु अभी अपडेट हो गया है तो ये डाटा अपडेट किताबों पर होगा। अब कब होगा वो तो पता नहीं, परंतु अपडेट तो होगा। प्रीवियस लेंथ ये थी, ये 1970s के जो मैप थे उसके अकॉर्डिंग आती थी, अभी नया आया है डाटा। अब बोलते हैं कि जो रिवाइज्ड लेंथ आती है ये जो है वो दिसंबर 2024 तक का डाटा हमारे पास आता है। 11,098.8 किलोमीटर एग्जैक्टली ये है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने स्टेट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इंडिया के, तो इसमें 11 कोस्टल स्टेट इन्वॉल्व हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश इन्वॉल्व हैं, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट कोस्ट लाइन जो है वो बनाता है, तो इंडिया का गुजरात स्टेट है। पहले भी गुजरात ही था, अब भी गुजरात ही है। गुजरात हाईएस्ट कोस्ट लाइन जो है वो बनाता है और 1,600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है ये बनाता है। अप्रोक्सीमेटली 1,600 किलोमीटर ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि नो न्यू लैंड एडिड, नो चेंज इन नेशनल बॉर्डर और जियोलॉजिकल एक्सपेंशन। ना ही कोई नेशनल बॉर्डर में चेंज किया गया है, ना ही कोई लैंड नहीं ऐड की गई है, ना ही कोई जियोलॉजिकल एक्सपेंशन किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें हमारे पास नोट होनी चाहिए थी, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पीछे हमने कांस्टेबल की सीरीज़ में पढ़ा था, परंतु उस टाइम पुराना डाटा पढ़ा था, 7,516 किलोमीटर वाला डाटा पढ़ा था। अभी हमने एक बार नया डाटा जो है वो पढ़ लिया, और ये नया डाटा ऐसा है कि ये एग्जाम में श्योरिटी से पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड एज अ फुली लिटरेट स्टेट। फुली लिटरेट स्टेट का मतलब है कि पूरी तरह से जो स्टेट साक्षर है वो कौन सा स्टेट जो है वो अभी बना है। हाल ही में एक स्टेट ने जो है वो आधिकारिक तौर पर खुद को जो है वो पूरी तरह से साक्षर जो है वो घोषित किया है। अब वो कौन सा स्टेट है उसको हम मैप पर भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि फुली लिटरेट स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब किस स्टेट को आप फुली लिटरेट स्टेट जो है वो बोल सकते हैं। तो ये मिजोरम स्टेट जो है वो आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब फुली लिटरेट स्टेट किस स्टेट को जो है वो बोलते हैं। अ स्टेट कंसिडर फुली लिटरेट व्हेन इट्स लिटरेसी रेट एक्सीड 95%। अब किसी भी स्टेट का लिटरेसी रेट अगर 95% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको फुली लिटरेट स्टेट जो है वो बोला जाता है। ये नई डेफिनेशन जो है वो इसकी है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा देखेंगे तो जो मिजोरम है उसका लिटरेसी रेट 91.33% आता था, परंतु अभी जो हमारे पास अपडेटेड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 का जो डाटा है, PLFS 2023-24 का जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग मिजोरम का जो लिटरेसी रेट आता है वो 98.2% जो है वो आता है। तो ये इसलिए फुली लिटरेट स्टेट जो है वो हो गया। जब भी हमने लिटरेसी की बात की है तो हमें 2011 के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो केरल का है और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है। अब केरल बिहार की भी जब बात हो ही रही है तो हम हिमाचल के बारे में रिवाइज करना कैसे भूल सकते हैं। हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 82.80%। 82.80% इसका लिटरेसी रेट है, ये ध्यान रखें। इसमें मेल लिटरेसी रेट भी आता है और इसमें फीमेल लिटरेसी रेट भी जो है वो आता है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये सीधा 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 89.5% मेल लिटरेसी रेट, 75.9% ये फीमेल लिटरेसी रेट है। तो मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, हिमाचल का ओवरऑल लिटरेसी रेट ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, ये डाटा अगर पूछा जाता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा डाटा गलत होने का मतलब है कि मेरिट में आप कभी फॉल कर ही नहीं सकते, फिर अच्छे से करेंगे भी करेंगे, लास्ट में करेंगे, अच्छा स्कोर नहीं आपको मिल सकता, क्योंकि ये बड़े इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन पेपर में कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो हमने इतना यहाँ से सब जो है वो जान लिया। ठीक है, अब इस स्टेट को मैप पर देखते हैं। हमारे इंडिया के मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मिजोरम आता है, इसकी कैपिटल ऐजवाल में आती है। इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर म्यांमार के साथ लगता है, और ऊपर की तरफ मणिपुर लगता है जिसकी कैपिटल इम्फाल है, असम लगता है जिसकी कैपिटल दिसपुर में स्थित है, और साइड में त्रिपुरा लगता है जिसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर है, अगरतला में स्थित है। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि बांग्लादेश भी लगता है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो है वो स्थित है। यहाँ पर हमारे पास म्यांमार बर्मा दिया गया है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताइए कि म्यांमार की कैपिटल क्या है और म्यांमार की करेंसी क्या है। कैपिटल आपने म्यांमार की करंट जो है वो कमेंट कर बतानी है, और इसकी करेंसी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपने जल्दी से कमेंट कर जो है वो बतानी है। म्यांमार जिसको बर्मा भी बोला जाता था, कैपिटल और करेंसी इनकी।
चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इरेडिकेट नक्सलिज्म एंड माओइस्ट आइडियोलॉजी। तो बोलते हैं कि नक्सलिज्म और माओवादी की विचारधारा को ख़त्म करने के लिए जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एक पहल चलाई गई है, उसका क्या नाम है। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन कगार कर कर। ये ऑपरेशन कगार कर कर जो है वो चलाया गया है और इसका टारगेट है कि इंडिया से जो है वो नक्सलिज्म और माओइज्म को जो है वो ख़त्म करना है। ये विचारधारा जो है वो उसको ख़त्म करना है। यहाँ से एक बात जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली है कि अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे नक्सलिस्ट जो हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो जो है वो क्या कर रहे हैं, या तो वो मारे जा रहे हैं, जो मुठभेड़ हो रही है सेनाओं के साथ उनकी। अब इंडिया ने जो है वो टारगेट रखा है कि हम 31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक जो है वो क्या करेंगे, नक्सलिज्म को पूरी तरह से भारत से मिटा देंगे। अब दो चीज़ें होती हैं, एक नक्सलिज्म होता है, एक टेररिज्म होता है। नक्सलिज्म वो है जो हमारे इंडिया में ही हमें देखने को मिलता है। हमारे इंडिया के ही कुछ लोग बागी हो जाते हैं और किसी विचारधारा को लेकर या फिर कुछ अपने रूरल एरियाज़ में अपने कामों को लेकर नाराज़ होते हैं और वो अलग से जो है वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट जो है वो लड़ते हैं। और टेररिज्म अलग से आ गया, वो पूरी कंट्री के खिलाफ जो है वो लड़ेगा। जैसे कि टेररिज्म में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए देखा था कि पहलगाम में जो है वो कुछ एक लोगों को जो है वो टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग वहाँ पर की गई। तो वो टेररिज्म का एक एग्जाम्पल जो है वो आता है। उसके बाद भारत ने जो था वो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च किया था। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन सिंदूर को कब लॉन्च किया गया था। अभी तो ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, तो हो सकता है आपको डेट याद भी रहे, परंतु जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे जब तक पेपर आएगा ये डेट भूल जाएगी और पेपर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो उस टाइम कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 7 मई को जो था वो लॉन्च किया गया था। 7 मई 2025 को इसको जो था वो लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर को, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ये भारत के लिए रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने अपने डेलीगेट्स भेजे, अलग अलग कंट्रीज़ में भेजे, ताकि वो पाकिस्तान का जो है वो जो पर्दा पाकिस्तान ने अपने आगे एक लगाया हुआ है इस पर्दे को हटा सकें, बता सकें पाकिस्तान का चेहरा क्या है, और IMF के द्वारा जो पाकिस्तान को फंड दिया जा रहा है उन चीज़ों को भी कम किया जाए, उन चीज़ों को भी रोका जाए जो कि टेररिज्म को चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं। उसके खिलाफ भारत जो है पूर्णतः रूप से जो है आवाज़ उठाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और नक्सलिज्म को लेकर तो कठोर कदम उठाए ही जा रहे हैं, वो तो आपने देख ही लिया है। ठीक है जी, तो इतना आपको याद रह जाएगा नक्सलिज्म के बारे में, टेररिज्म के बारे में, ये क्यों डिफरेंट है, ऑपरेशन कगार क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये याद रह जाएगा, रखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT JBT जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज उन सभी एग्जाम्स में आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपकी तैयारी को एक प्रॉपर शेप देने वाली है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि जो आपके पास फ्री का टाइम अभी है, जिसको आप फ्री का टाइम कहते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, अपनी स्टडी को कैसे शेप देते हैं और स्मार्ट वर्क कर कर आगे कैसे बढ़ते हैं, ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 2 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 2 में डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। यहाँ से अपनी कमियों को एनालाइज कर कर आगे बढ़ सकते हैं। जो मेरिट में 2, 4, 5 नंबरों की कमी रह जाती है, छोटी छोटी कमियाँ रह जाती हैं, उन कमियों को दूर कर कर मेरिट में एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। जहाँ पर पास होने की ज़रूरत होगी वहाँ पर पेपर को पास करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। डिपेंड आपके ऊपर करते हैं आप चीज़ों को किस तरह से समझकर आगे बढ़ेंगे, और सही टाइम पर लिया गया सही कदम ही आपके भविष्य के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अनाउंस प्लान्स ऑफ अ $175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो बोलते हैं कि अभी किस देश के राष्ट्रपति ने $175 बिलियन की गोल्ड डोम मिसाइल प्रणाली की घोषणा की है। अभी देखो ना, एक कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है घोषणा की गई कि हम गोल्ड डोम बनाएंगे। डोम वाला सिस्टम आपने कहाँ पर देखा था, जब इजराइल का वॉर चला था तब आपने डोम वाला सिस्टम देखा था कि इजराइल के जो डोम बने हुए हैं उन्होंने इजराइल को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट किया। तो उसके बाद USA ने ये अभी अनाउंस किया है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। USA के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हम इस तरह की एक गोल्डन डोम बनाएंगे जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमें डिफेंड करेगी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग कंट्रीज इस टाइम में अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो कर रही हैं।
यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान में भी वॉर लाइक सिचुएशंस हुई, और भी अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। तो इसलिए कंट्रीज़ डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी आपदा आती है टेररिज्म लाइक, तो एक दूसरे अपने नागरिकों का जो है वो प्रोटेक्शन वहाँ पर किया जा सके। तो ये इसलिए चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमने जो है वो उत्तीर्ण सीरीज़ में ही ना कुछ डिफेंस सिस्टम भी पढ़े थे, जैसे कि हमने एक सोंगार ड्रोन जो था वो पढ़ा था। ये सोंगार ड्रोन जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये जो है वो टर्की कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। हमने हारोप मिसाइल भी पढ़ी थी, ये हारोप ड्रोन था, हारोप ड्रोन जो है वो इजराइल के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया ड्रोन है, ये भी हमने पढ़ा था। हमने PL-15 जिसको थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, PL-15 या फिर थंडरबोल्ट 15 बोलते हैं, ये भी पढ़ा था, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया हुआ है। हमने स्काल्प सिस्टम भी पढ़ा था, ये स्काल्प जो है वो किस कंट्री का है, स्काल्प जो है वो फ्रांस और यूके के द्वारा जो है वो मिलकर जो है वो तैयार किया गया एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है ये सारे। ये ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो इतना सा आप ध्यान रख लेंगे। यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो कदम बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने तो क्वेश्चंस को तोड़कर यहाँ पर बनाया है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, तो आपको हेल्प मिल सके। अब बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने जो है वो किस वर्ष को जो है वो महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर जो है वो डिक्लेयर किया गया है 2026 को। किस ईयर को? 2026 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2026 आपने ध्यान रखनी है एक बात, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब यूपीएससी में तो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया था जिसमें अलग अलग इंटरनेशनल ईयर दिए गए थे। एक और ईयर दिया गया था, एक इंटरनेशनल ईयर दिया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म। ये इम्पोर्टेंट डे जो था वो दिया गया था। अब ये कौन से ईयर को घोषित किया गया है? ये 2027 को जो है वो घोषित किया गया है। एक और ईयर दिया गया था जो हमने उत्तीर्ण सीरीज में और कांस्टेबल वाली सीरीज में पढ़ा भी है, वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट जो है वो 2025 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है, 2025 को डिक्लेयर किया गया है। एक और ये था इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस। एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस कर ये ईयर जो है वो 2029 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से आपने ध्यान रखना है। 2025 का डे, 2024 का डे, 2026 का डे, 2027 का डे और 2029 का डे, कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर हैं, किस किस को कैसे कैसे डिक्लेयर किया गया है, इन ईयर्स को आप ध्यान रख लेंगे तो सीधा 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। 2 नंबर आप पक्के कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये क्लियर आपका यहाँ से हुआ। यहाँ पर आगे दिया गया है, बोलते हैं स्पीडेक्स इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्पीडेक्स क्या है? ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है एक। बोलते हैं किस संगठन द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो इसको जो है वो इसरो, अपना जो इसरो है उसके द्वारा जो है वो इसको विकसित किया गया है। इसमें क्या हुआ था स्पेस डॉकिंग में? इसमें इसरो के द्वारा जो है वो सक्सेसफुली SDX-01 सैटेलाइट और SDX-02 सैटेलाइट, इनको जो है वो डॉक भी किया गया था, एक साथ मिलाया गया था अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में ही इनको एक साथ अलग भी किया गया था। तो ये सैटेलाइट थे जिनको SDX-01 को चेजर बोला गया था और SDX-01 टारगेट था। चेजर को टारगेट के साथ मिलाया भी गया था, डॉक भी किया गया था, मतलब फिर अनडॉक भी किया गया था, मतलब अलग भी किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इसरो का मिशन है। अच्छा, एक तो आप बता देंगे अभी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और एक यहाँ पर मैं बताता हूँ एक्सियोम 4 कर जो मिशन है उसके बारे में भी बात की गई थी। इसका मिशन है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो इंडियंस को भेजना। जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, शुभांशु शुक्ला, उनको भेजना, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देना, ये जो है वो किया गया है। अब इसको गगनयान के साथ जोड़िए, वो भी वहाँ पर दिया गया था। गगनयान का ये है कि गगनयान के माध्यम से इंडियंस को जो है वो स्पेस पर भेजा जाएगा, और इंडियंस को जो है वो स्पेस पर जो है वो भेजने के लिए गगनयान मिशन जो है वो इसरो तैयार कर रहा है। तो गगनयान, एक्सियोम और स्पेस DX जो है वो आपने ध्यान रखना है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी हो गया, इनको आप ध्यान रखें कि ये इसरो के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ की सहायता भी वैसे यहाँ पर ली जाती है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली ही काम किया जा रहा है। चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं मेजराना 1 चिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बोलते हैं कि ये मेजराना
वन चिप है, इसको किस कंपनी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो जारी किया गया है? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो अभी जारी किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये चिप जो है वो पेश की गई है और ये भी यूपीएससी में पूछी गई थी। तो मेजोराना कर आपने ध्यान रखना है, मेजोराना कर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार की गई है। क्यों तैयार की गई है चिप? इस चिप का एम है ताकि जो improve or this chip aim to improve the stability and performance of qubits की जो स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव करना एंड मेकिंग क्वांटम कंप्यूटिंग मोर प्रैक्टिकल एंड रिलायबल। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको प्रैक्टिकल और रिलायबल बनाना ज़्यादा अच्छे से, ये जो है वो इस चिप का जो है वो एम है। ठीक है जी, तो उसका एम भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु हैज़ एज्यूम्ड द FATF प्रेसिडेंसी फॉर द टर्म 2024-26। तो 2024-2026 के लिए जो है वो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो प्रेसिडेंसी अभी जो है वो शुरू की गई है, या फिर प्रेसिडेंट जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है एलिजा डी एंडा मेड्राजो को। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो हम FATF की भी यहाँ पर बात करेंगे। इसकी प्रेसिडेंट 2024 से 2026 के लिए जो है वो बनी है। अब FATF की अगर हम बात करते हैं कि FATF जो है वो क्या है, तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसको जो है वो बनाया कब गया था और किसकी सहायता से बनाया गया था? तो इसको 1989 जुलाई में जो था वो बनाया गया था। जो G7 कंट्रीज़ थी उनकी सहायता से जो था वो इसको बनाया गया था। G7 कंट्रीज़ के द्वारा इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में जो है वो स्थित है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, FATF के बारे में पता चल गया। मतलब यहाँ पर के स्टारमर दिया गया है, ये UK के नए PM जो है वो बने हैं। यहाँ पर जो है मार्क रूटे दिया गया है। मार्क रूटे नाटो को जो है वो चीफ है, नाटो के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, या फिर नाटो की अगर हम बात करते हैं कि नाटो के जो है चीफ कौन है, इनको जो है वो नाटो का जो है वो सेक्रेटरी जनरल भी बोला जाता है। तो वो मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे जो है वो डच कंट्री के जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब नाटो की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि नाटो के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटो की अगर हम बात करते हैं तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 32 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। इसको 1949 में जो था वो बनाया गया था। 1949 में ये नाटो जो था वो बना था। 1949 में ये बना था। नाटो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। नाटो के बारे में पता चल गया। जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, और नाटो ही तो उसके पीछे की वजह थी। यूक्रेन कहता था कि हम नाटो को ज्वाइन कर लेंगे, रशिया को ऐतराज़ था, तो उसके पीछे युद्ध हो गया। अब नाटो का जो लेटेस्ट मेंबर बना है, 32 नंबर का जो मेंबर बना है, वो कौन बना है? तो नाटो की जो 32 नंबर मेंबर जो कोई कंट्री बनी है उसका नाम है स्वीडन। तो स्वीडन का नाम भी ध्यान रखना है। ये 32 मेंबर जो है वो नाटो का बना है। स्वीडन 32 मेंबर नाटो का बना है। और इतना सब नाटो FATF के बारे में एनफ है, ये याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन रिसीव्ड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो बोलते हैं 59th नंबर का अभी ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? तो 59th नंबर का भी ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया है। और मिशन उत्तीर्ण सीरीज़ की इसी सीरीज़ में हमने पहला क्वेश्चन ये पढ़ा था। पिछली सीरीज़ में डिटेल से मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर जो है वो बताएंगे। दूसरा, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इन सीरीज़ की PDF वहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती हैं जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।